सभी को सप्रेम नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब एंड हेलो एवरीवन और जय हिंद एवं जोहार। आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल पर एक और वीडियो क्लास में, जहां आज हम चर्चा करेंगे कंप्यूटर लैंग्वेजेस के बारे में। यानी कंप्यूटर भाषाएं। ठीक है, और इससे पहले अभी तक हमने 10 चैप्टर्स पढ़े हैं। इसी सीरीज में ये हमारा अगला चैप्टर है। तो चलिए विद्यार्थियों, बिना अतिरिक्त समय जाया करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। चलिए मित्रों, हम आज कंप्यूटर लैंग्वेज पढ़ते हैं। ठीक है, तो देखिए भाषाएं क्यों जरूरत है। ठीक है, भाषाएं से आप क्या समझते हैं? आमतौर पर भाषाएं का मतलब क्या होता है? एक मोड ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है, इट इज जस्ट ए मोड ऑफ कम्युनिकेशन, क्योंकि बिना भाषा के आप कम्युनिकेट नहीं कर सकते हो, ये आपको भी पता है। ठीक है, हमारी बोलचाल की भाषाएं होती है जिसके कारण हम एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पाते हैं। ठीक है, कम्युनिकेट यानी संवाद स्थापित करना, एक दूसरे से वार्तालाप करना। तो ठीक बेसिक उसी प्रकार से कंप्यूटर लैंग्वेज वो भाषाएं हैं जिसके द्वारा कि एक इंसान कंप्यूटर से अपना संबंध स्थापित करता है। ठीक, तो इसको हम समझ सकते हैं, इसका दर्जे हम डिफाइन करेंगे कि कंप्यूटर लैंग्वेज क्या है। तो बेसिकली ये क्या है कि सेट ऑफ ये कीवर्ड्स है, ठीक है, इंस्ट्रक्शंस है, और सिस्टम्स ऑफ रूल्स है एंड जिसके द्वारा कोई भी एक इंसान, कोई भी एक ह्यूमन जो कनेक्ट करता है अपने, कनेक्ट करने का मतलब क्या होगा कि उससे वो अपना कंप्यूटर नहीं समझेगा, कंप्यूटर की भाषा आप नहीं समझोगे, तो हमारे बीच में जो ये काम लेने देने की प्रक्रिया है वो संभव नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो बेसिकली और ये जो कंप्यूटर लैंग्वेजेज हैं ये बेसिकली क्या करते हैं, ये जो हार्डवेयर को, कंप्यूटर के हार्डवेयर को इंस्ट्रक्ट करते हैं और उसी बेसिस पर हमारा ये कंप्यूटर हमारे लिए काम करता है। तो इतनी तो आपको चीज़ें समझ में आ गई कि कंप्यूटर हार्डवेयर से जब भी हमें किसी प्रकार का कार्य लेना होता है, ठीक है, तो उसकी जिम्मेदारी हम जाहिर सी बात है सॉफ्टवेयर को देंगे। ठीक है, और कंप्यूटर प्रोग्राम बोलिए या सॉफ्टवेयर बोलिए, आपस में जो कि एक कलेक्शन ऑफ क्या है, वो इंस्ट्रक्शन है। ठीक है, उसे को किसी खास कार्य के लिए हम लोग जो बनाते हैं किसी भी प्रोग्राम को, सॉफ्टवेयर को, तो उसमें जिस माध्यम से हम उसको तैयार करते हैं तो वो क्या कहलाता है, वो एक लैंग्वेज कहलाता है, क्योंकि लैंग्वेज के बिना आप किसी भी सॉफ्टवेयर को या किसी भी प्रोग्राम को आप नहीं कहला सकते। तो ये जो बेसिकली ये जो पूरा जो कंप्यूटर लैंग्वेज है, इसके कुछ वेरी बेसिक कंपोनेंट्स हैं। पहला कंपोनेंट है ये कि आपका एक प्रोग्राम है। प्रोग्राम का मतलब आप समझ ही गए होंगे कि दैट इज द सेट ऑफ कीवर्ड्स, इंस्ट्रक्शन एंड सिस्टम ऑफ रूल्स, यानी ये समूह निर्देशों का समूह है। ठीक है, जिसका कि कार्य कोई स्पेसिफिक कार्य करने के लिए से बनाया जाता है। दूसरा, इसको बनाने वाला कौन होता है? इसको बनाने वाला होता है प्रोग्रामर। प्रोग्रामर इसको बनाता है, यानी द पर्सन हु मेड द प्रोग्राम, यानी जो व्यक्ति इन प्रोग्रामों का निर्माण करता है उसे हम लोग प्रोग्रामर कहते हैं। ठीक है, और तीसरा, ठीक है, प्रोग्रामर जाहिर सी बात है इस प्रोग्राम को किसी भाषा में बनाएगा, किसी खास लैंग्वेज में बनाएगा, तो उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, कंप्यूटर लैंग्वेज बोलते हैं, यानी वो भाषा जिस पर कंप्यूटर अपना कार्य कर सकता है। ठीक है, तो दीज आर द वेरी बेसिक द 3 कंपोनेंट्स बिफोर नोइंग अबाउट द कंप्यूटर लैंग्वेजेस। ठीक है,
अब प्रोग्राम भाषा को बेसिकली हम लोग 3 भागों में विभाजित भी कर सकते हैं। जो हमारा जो कंप्यूटर लैंग्वेज है, ये हमारा कंप्यूटर लैंग्वेज है, हमें डिवाइड कर सकते हैं। पहला है आपका, एक हो जाएगा मशीन लैंग्वेज। बाय डिफॉल्ट ये लैंग्वेज की हम बात कर रहे हैं, ये आप समझ जाइएगा। दूसरा है आपका असेंबली, और थर्ड और लास्ट है आपका हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज, ठीक है। मशीन लेवल लैंग्वेज, लेवल लैंग्वेज भी बोलते हैं, ठीक है। असेंबली लेवल लैंग्वेज को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में AL से रिप्रेजेंट करेंगे, और हाई लेवल लैंग्वेज को, यानी ये इंसानी भाषा के बेहद करीब भी होती है, इसे HLL से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कि इसमें से प्रत्येक भाषा के बारे हमने ऐसे पिछले चैप्टर्स में पढ़ा है, ठीक है, विंडोज़ के दौरान, ऑफिस के दौरान, लेकिन थोड़ा सा एक बार फिर से हम लोग इसको रिविजन कर लेते हैं, रिव्यू कर लेते हैं कि इसमें से हर एक भाषा की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, क्या क्या खासियत होती है, ठीक है। पहला है हमारा मशीन लेवल लैंग्वेज। अब ये क्या है? मशीन लेवल लैंग्वेज बेसिकली, इसको लो लेवल लैंग्वेज भी इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि सबसे पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि आपने कई बार पढ़ा होगा कंप्यूटर के शुरुआती चैप्टर्स में भी कि कंप्यूटर क्या होता है। ये बाइनरी लैंग्वेज पर काम करता है। हमारा जो कंप्यूटर है, जो हमारे जिस भी कंप्यूटर ऑपरेट करते हैं, ये बाइनरी लैंग्वेज में काम करता है। जो क्या होता है, ठीक है। और बाइनरी लैंग्वेज इसमें क्या होता है कि ये आपस में इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को ये रिप्रेजेंट करते हैं, जिसमें से आपका जो हमारा जो 1 जो होता है, इसका मतलब होता है कि भैया हमारा सर्किट अभी ऑन है, और 0 का मतलब होता है कि हमारा भैया अभी सर्किट क्या है, ऑफ है। तो दैट इज़ द बाइनरी लैंग्वेज। जो कंप्यूटर मशीन जो होता है ना, सिर्फ इसी दोनों डिजिट के आधार पर कार्य करता है, उससे कोई और भाषा से मतलब नहीं है, ठीक है। और जो कंप्यूटर का जो प्रोसेस, और चूंकि ये कंप्यूटर को अंडरस्टेबल भाषा है, लेकिन ये इंसान के लिए काफ़ी फजीहत का काम होता है इस भाषा को समझना। इसीलिए इंसानी दृष्टिकोण से ये वेरी लो लेवल लैंग्वेज है, क्योंकि इंसान इस भाषा को नहीं समझ सकता है, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि जो हर एक जो कंप्यूटर जो होता है उसका प्रोसेसर होता है, ठीक है। हमने प्रोसेसर की रहता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का ये हिस्सा होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि प्रत्येक कंप्यूटर का एक अपना प्रोसेसर होता है, और उसकी अपनी एक स्पेशल मशीन लेवल लैंग्वेज होती है। मशीन लेवल लैंग्वेज होती है जिसके आधार पर वो प्रोसेसर जो होता है कंप्यूटर में कार्य करता है, ठीक है। और इसका निर्धारण कौन होता है, इसको बनाने वाली कौन होती है, जो प्रोसेसर का जो मैन्युफैक्चरर होता है, यानी जो प्रोसेसर को बचाए, जैसे मान लीजिए आपका इंटेल हो गया, ठीक है, AMD हो गया,
तो मतलब जिसका भी प्रोसेसर रहेगा वो हर एक प्रोसेसर के लिए अपना एक स्पेशल मशीन लेवल लैंग्वेज बना देता है। ठीक है, और क्या होता है कि प्रोसेसर क्या होता है, डायरेक्ट जाहिर सी बात है हमारा जो प्रोसेसर जो है ये मेन पार्ट है जो कि किसी भी फंक्शंस को अंजाम देता है, तो डायरेक्ट आसानी से उस चीज़ों को ये समझ जाता है। और इसकी एक और एक खासियत है, चूंकि ये डायरेक्ट प्रोसेसर से ये रिलेटेड है, इसलिए इसमें एलटीएस की आवश्यकता नहीं होती है। या एलटीएस का मतलब क्या हो गया, इसका जो एक पॉजिटिव एलटीएस यानी लैंग्वेज ट्रांसलेटर क्यों नहीं होती है, क्योंकि भैया ये तो डायरेक्टली मैन्युफैक्चरर ने प्रोसेसर में अपना मशीन लेवल लैंग्वेज बना दिया है, तो ये डायरेक्टली कंप्यूटर को इंस्ट्रक्ट करेगा। ठीक है, इसीलिए इसके लिए एलटीएस की आवश्यकता नहीं होती है। दूसरा, इसमें अब चूंकि ये ऑल प्रोसेसर से डायरेक्टली ये लिंक्ड है, इसलिए इसका और एक जो पॉजिटिव साइड है कि ये इसका जो प्रोग्राम एग्जीक्यूशन होता है वो वेरी फास्ट होता है। प्रोग्राम एग्जीक्यूशन इज वेरी फास्ट। अब जाहिर सी बात है, मान लीजिए जो काम आप वो आप तेजी से करोगे, लेकिन जो काम आपको किसी माध्यम से करना है, किसी और से करवाना है, तो उसमें आपका गति का निर्धारण आप खुद नहीं कर सकते हो। उस इंसान की गति क्या है, ठीक है, आप बोलोगे फिर वो करेगा, लेकिन आपको यदि खुद करना होगा तो आपका मन में है आप तुरंत करोगे। तो यही चीज आप इस चीज में भी आप समझ सकते हो। ठीक है, तो ये तो हो गया इसका पॉजिटिव साइड, लेकिन इसका कुछ नकारात्मक पक्ष भी है। ठीक है, जिस तरह से हर एक पॉजिटिव साइड होता है तो दूसरा निगेटिव साइड भी होता है। ठीक है, इसका एक नेगेटिव साइड ये है कि ये जो प्रोग्राम जो होता है इसको लिखना किसी भी सॉफ्टवेयर डेवलपर के लिए काफ़ी मुश्किल होता है। यानी किसी भी सॉफ्टवेयर को मशीन लेवल लैंग्वेज में डेवलप करना वेरी डिफिकल्ट। प्रोग्राम इन मशीन लेवल लैंग्वेज इज वेरी डिफिकल्ट। ठीक है, ये इसका एक प्रमुख इसका नकारात्मक हिस्सा है। दूसरा, इसमें बहुत सारे एरर भी आते हैं, मैनी एरर, और इसी कारण इसको करेक्शन की बहुत आवश्यकता होती है, हाई करेक्शन नीडेड। ठीक है, तो हमने आपको बता दिया कि इसका दो एक पॉजिटिव साइड है। ठीक है, ये डायरेक्टली प्रोसेसर से लिंक्ड रहता है, लेकिन उसके बावजूद इसकी कुछ खामियां हैं। और ये जो एमएलएल जो होता है ना, इसके दो भाग भी होते हैं। इससे आप एक अच्छा सवाल यहाँ पे आप बनाया जा सकता है कि एमएलएल के कितने भाग होते हैं। तो एमएलएल के दो भाग होते हैं, यानी मशीन लेवल लैंग्वेज के दो भाग होते हैं। एक भाग कहलाता है कमांड या ऑपरेशन कोड, या ऑपरेशन कोड। दूसरा है इसका कहलाता है ऑपरेंड। दोनों का कार्य क्या होता है। अब जाहिर सी बात है, यहाँ कमांड, कमांड का मतलब क्या है, किसी को निर्देश देना। ठीक है, किसी को कमांड देना, आपने किसी को कमांड दिया, तो जाहिर सी बात है ये कंप्यूटर को बताता है कि व्हाट टू डू। दूसरा है ऑपरेंड। ऑपरेंड वो भाग है जो कंप्यूटर मेमोरी में प्रोसेस किए जाने वाले डाटा की स्थिति को बतलाता है। ठीक है, द पार्ट ऑफ डाटा प्रोसेसिंग।
यानी उसके लोकेशन को बताता है, लोकेशन ऑफ द पार्ट ऑफ डाटा प्रोसेसिंग। ठीक है, मान लीजिए जिस भी डाटा को प्रोसेस करने के लिए बोलेगा आपका कमांड, तो उसका ये लोकेशन क्या है, यानी बस इतना जान लीजिए, ये बताएगा कमांड बोलेगा क्या करना है, और ये बताएगा कि लोकेशन बताएगा, डाटा का लोकेशन, मतलब जिस भी डाटा को प्रोसेस करना है। तो ये चीज़ें हो गई। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं असेंबली भाषा की ओर। असेंबली भाषा, असेंबली भाषा को हम लोग हमने आपको बताया था असेंबली लैंग्वेज। अब ये क्या है, इसके बारे में थोड़ा समझते हैं। इस भाषा में क्या होता है कि बेसिकली आपका अल्फ़ाबेट का इस्तेमाल होगा, अल्फ़ाबेट का इस्तेमाल होगा, ठीक है, और इसमें आपका डिजिट का इस्तेमाल होता है, ठीक है। निमोनिक कोड, ठीक है, और इसी आधार पर ये जो भाषा है ये हमारा काम करता है। ठीक है, मान लीजिए हर एक कोड का एक अपना अपना अर्थ होता है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर हमको बता दें, मान लीजिए आपको जोड़ना है तो उसके लिए ऐड, आपको घटाना है तो उसके लिए सब, ठीक है। मान लीजिए आपको मेमोरी को लोड करना है तो एलडी। अलग अलग कंप्यूटर सॉफ्टवेयर पैकेज में जो निमोनिक कोड भी होता है वो अलग अलग हो सकता है, इस बात को ध्यान रखना है, ठीक है। और प्रयोग से पूर्व क्या होता है कि असेंबलर क्या करता है कि उस भाषा को मशीनी भाषा में भी बदलता है, ठीक है। असेंबली भाषा को बदलने वाला कौन होता है, असेंबली लेवल लैंग्वेज जो है आपका, इसको बदलने वाला होता है असेंबलर। इसे मशीन लेवल लैंग्वेज में बनाता है। क्यों बदलता है भैया, लैंग्वेज है जिस पर अपना कंप्यूटर अपना फंक्शन करता है, क्योंकि बाकी सारे लैंग्वेज तो वो तो इंसान ने, हमने अपने हिसाब से डेवलप किया है ताकि जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है वो आसान बनाया जा सके, ठीक है। अब इसमें जो प्रोग्राम जो होता है एलएल भाषा में जो लिखा होता है, इसको हम लोग बोलते हैं सोर्स प्रोग्राम। तो ये भी इससे जो बिफोर असेंबलर के द्वारा मतलब ऑपरेट करने से पहले जो लिखे जाते हैं प्रोग्रामर के द्वारा एलएल भाषा में, दैट इज कॉल्ड सोर्स प्रोग्राम। जब वह असेंबलर उसको ऑपरेट कर चुका होता है तो दैट इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट प्रोग्राम। ठीक है, अब हम मूव करते हैं, जिस तरह से हमने पहले पढ़ा था पिछले लेवल लैंग्वेज के बारे में, कुछ उसकी सकारात्मक और नकारात्मक पहलुओं को देखा था, इसके भी कुछ देख लेते हैं। पहला इसका जो एक पक्ष होता है, जो पॉजिटिव साइड होता है, दैट इज ये बोलचाल भाषा के काफी नजदीक होता है, ठीक है। स्पोकन लैंग्वेज के नजदीक होता है। इस भाषा में इजी होता है राइटिंग, इज इजी। अगला भाग है इसका कि इसमें जो त्रुटि होते हैं को सही करना, यानी एरर को करेक्शन करना भी आसान होता है।
अब इसके जाहिर सी बात है कोई निगेटिव साइड भी हो सकता है। निगेटिव साइड इसका एक ये है कि ये मशीन टाइप डिपेंडेंट होता है, मतलब किस तरह का मशीन है, ठीक है, मतलब किस तरह का मशीन है उस पर ये निर्भर करेगा। असेंबली भाषा जो होता है कंप्यूटर हार्डवेयर के प्रकार पर निर्भर करता है, ठीक है, और जिस कारण इस भाषा में जो जो भी प्रोग्राम लिखना होता है वो मशीन के ऊपर निर्भर करता है। मशीन दूसरा इसका एक नकारात्मक पहलू आप जान सकते हैं कि मतलब अलग अलग कंप्यूटर के लिए अलग अलग असेंबलर सॉफ्टवेयर का यूज होता है। डिफरेंट असेंबलर सॉफ्टवेयर फॉर डिफरेंट कंप्यूटर। ये इसका नकार। दूसरा कि जो मशीन लेवल लैंग्वेज होता था उसके मुकाबले इसका जो एग्जीक्यूशन टाइम है वो थोड़ा ज़्यादा होता है। So this is all about its some negative side and the positive side. Now we will move to high level language, यानी उच्च स्तरीय भाषा। अब इसके बारे में समझते हैं। ये हमारा जो भाषा का जो है ये तीसरी कड़ी है, ठीक है। इसका जो सबसे जो इम्पोर्टेंट भाग है ये तीसरी पीढ़ी की भाषा है एक हिसाब से देखा जाए, दैट इज द थर्ड जनरेशन लैंग्वेज, ठीक है, ये उसका हिस्सा है। थर्ड जनरेशन थर्ड पीढ़ी। और जहाँ तक आपको याद होना चाहिए कि जो हमारी जो तीसरी पीढ़ी कब से कब तक थी, तो डैट इज 1964 से 75 तक। 1964 से 75 डैट इज थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, और इसी दौरान हमारा ये हाई लेवल लैंग्वेज आया, ठीक है। और ये कहा जाता है कि ये जो इंसानी भाषा के बोलचाल और लेखन के काफ़ी नज़दीक है, ठीक है, वेरी नियर। स्पोकन एंड भाषा में या फिर इंसान जो भी इस्तेमाल करता है उसके ये काफ़ी करीब मानी जाती है, ठीक है, जिसके कारण क्या होता है कि जो प्रयोक्ता होता है यानी जो भी प्रयोग कर रहा होता है इस सॉफ्टवेयर का उसको काफ़ी आसानी हो जाती है, ठीक है। और दूसरा तीसरा ये है कि डैट इज का जो इंटरनल स्ट्रक्चर होता है उसके ये बेहद ही मतलब उससे कोई इसको कोई मतलब नहीं होता है। और
जिस तरह से आपका ALL में यानी असेंबली लेवल लैंग्वेज में असेंबलर का इस्तेमाल होता था, हाई लेवल लैंग्वेज में, क्योंकि अल्टीमेटली जो भी लेवल लैंग्वेज है उसको कन्वर्ट तो करना पड़ेगा आपको लो लेवल लैंग्वेज में, क्योंकि तभी जाकर आपका कंप्यूटर उस चीज़ों को समझ पाएगा। ठीक है, तो दैट्स वाई यहाँ पर हाई लेवल लैंग्वेज को कन्वर्ट करने के लिए कंपाइलर या इंटरप्रेटर का इस्तेमाल होता है। लेवल लैंग्वेज में जाकर कन्वर्ट होता है। ठीक है, अब और एक चीज़ है इसमें कि हाई लेवल लैंग्वेज में जितने भी लैंग्वेज हैं, क्योंकि एक लैंग्वेज तो है नहीं, इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स भी हैं, जैसे बेसिक हो गया, सी हो गया। तो हर एक लैंग्वेज के लिए अलग अलग यानी डिफरेंट ठीक है, ये तो बेसिकली हमने जान लिया कि हमारा उच्च स्तरीय भाषा क्या है। अब हम लोग थोड़ा इसका पॉजिटिव साइड देख लेते हैं। ठीक है, क्या सहूलियत ये एक यूजर को ये प्रदान करता है। पहला है इस भाषा में जो भी सॉफ्टवेयर हमने लिखा है, किस भाषा में, हाई लेवल लैंग्वेज में, सॉफ्टवेयर जो कि आपका हाई लेवल लैंग्वेज में जो भी लिखा हुआ होता है, उससे हम लोग किसी भी कंप्यूटर में कि मतलब विदाउट एनी चेंज यूज कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर कैन बी यूज्ड इन एनी कंप्यूटर यानी जो सॉफ्टवेयर होता है कि मतलब बिना किसी परिवर्तन के, बिना किसी परिवर्तन के। ठीक है, दूसरा ये मशीन इंडिपेंडेंट लैंग्वेज होता है। इसको मशीन से मतलब नहीं है कि अंदर का हमारा मशीन क्या है। ठीक है, मशीन इंडिपेंडेंट। और एक इसका पॉइंट ये है कि ये काफ़ी आसान होता है इसको सीखना, मतलब इस भाषा में आपको सॉफ्टवेयर लिखना सीखना काफ़ी आसान होता है, इजी टू लर्न। ठीक है, दूसरा इसमें प्रोग्राम लिखना भी काफ़ी आसान होता है और इस पर पढ़ना भी काफ़ी आसान होता है। इस भाषा प्रोग्राम लिखना और रीडिंग इजी, मतलब सबसे इजी आपका इसी लैंग्वेज में होता है, संदर्भ में, हमारे संदर्भ में, यूजर के संदर्भ में। ठीक है, और एक चीज़ हो गया ये, चूंकि एक तो पॉजिटिव पॉइंट ये भी है कि वेरी नियर टू ह्यूमन लैंग्वेज, यानी मानवीय भाषा के काफ़ी करीब होता है। अब इसका निगेटिव साइड हम लोग देखते हैं। पहली बात, इसका निगेटिव साइड ये है कि जब भी हम मतलब उपयोग से पहले
मतलब जब भी हम इस भाषा का उपयोग करना है तो बिफोर दैट वी नीड टू यूज कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर। नीडेड बिफोर यूज, ठीक है। दूसरा, ये कंपाइलर इंटरप्रेटर हर एक कंप्यूटर के लिए नीडेड, मतलब डिफरेंट कंपाइलर इंटरप्रेटर की आवश्यकता होती है फॉर डिफरेंट लैंग्वेज। तो ये हमने बेसिकली जाना कि तीनों भाषाएं क्या होती हैं, ठीक है। उसके पॉजिटिव साइड्स को भी जाना, निगेटिव साइड्स को भी जाना, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं, कुछ और भी वेरी बेसिक फैक्ट्स हैं, उनके बारे में भी थोड़ा हम लोग देखेंगे, चर्चा करेंगे। मुझे थोड़ा सा पेज चेंज करने का मौका दीजिए। पहला बात तो ये है, एक टेबल देखिएगा। पहला है पहला जनरेशन लैंग्वेज, GL4 जनरेशन लैंग्वेज। दूसरा जनरेशन लैंग्वेज, तीसरा जनरेशन लैंग्वेज। अब ये जनरेशन का मतलब मैं आपको कंप्यूटर की जो पीढ़ियां आई थी उससे मैं आपको याद दिलाना चाह रहा हूँ, ठीक है। भाषा की जनरेशन बोलिए या कंप्यूटर का जनरेशन, दोनों का जो पीरियड होगा वो सेम है, ठीक है। दैट इज, पहला तो हमारा 42 से 55 है, 1942 to 55। सेकेंड वन इज 55 से 64, 1964 से 75। भाषा की जो पीढ़ी है उसमें भी इस्तेमाल होता है। तो पहला जो था इसमें था मशीन लेवल लैंग्वेज, ठीक है। दूसरा जो है ये इसमें असेंबली लैंग्वेज, असेंबली लेवल लैंग्वेज का इस्तेमाल हुआ। तीसरा जो आया इसमें हाई लेवल लैंग्वेज का इस्तेमाल हुआ। चौथा जो लैंग्वेज आया इसमें डोमेन स्पेसिफिक लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जाने लगा। इससे मतलब वेरी फैक्चुअल क्वेश्चन आपके बनते हैं एग्जाम के संदर्भ में। बहुत डीपली यहाँ पर नहीं जाता, लेकिन आपसे पूछ देगा कि डोमेन स्पेसिफिक लैंग्वेज किस जनरेशन ऑफ लैंग्वेज को बिलोंग करता है, तो आपको वहाँ पे जवाब देना है दैट इज द 4th जनरेशन लैंग्वेज, जिसका कि पीरियड है 1975 to 89, ठीक है। और नेक्स्ट वन दैट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्योंकि अभी जो हमारा युग जो किसका है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। ठीक है, तो ये एक जो टेबल है इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। अब हम लोग मूव करते हैं, थोड़ा सा और कुछ इस चैप्टर में जानने का प्रयास करते हैं। जो 3rd जनरेशन लैंग्वेज जो था दैट इज 3rd तक तो हमने पढ़ा। जो 4th जनरेशन लैंग्वेज है जो कि डोमेन स्पेसिफिक लैंग्वेज है, ये बेसिकली क्या चीज़ को इन्वॉल्व करता है,
इसमें बेसिकली किसी भी प्रोग्राम की जो भाषा है उसको डेवलप किया गया था किसी भी प्रोग्राम के सॉल्यूशन को प्राप्त करने के लिए, ठीक है। और ये डाटाबेस मैनेजमेंट पर ये आधारित था, फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज। हालांकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए फिर भी हम थोड़ा सा देख लेते हैं। ये डाटाबेस मैनेजमेंट पर आधारित है। दूसरा, ये वेब बेस्ड स्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम मतलब लैंग्वेज इसमें इस्तेमाल होता है। वेब बेस्ड यानी बेसिकली इसमें जो भी प्रोग्राम आपके डेवलप किए जाते हैं वो सारे वेब में इस्तेमाल किए जाते हैं। ठीक है, इसके आपके कुछ उदाहरण आपको मिल जाएंगे फोर्ट के, जैसे कि ओरेकल हो गया, एसक्यूएल हो गया, एसक्यूएल में स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। अगला जो है हमारा फिफ्थ जनरेशन लैंग्वेज। ये बेसिकली इसमें एआई का इन्वॉल्वमेंट आ गया, ठीक है। पांचवी पीढ़ी की जो कंप्यूटर की जो प्रोग्रामिंग भाषा थी, ठीक है, इसमें बेसिकली किसी भी जो ये सॉल्यूशन ओरिएंटेड था और इसमें लॉजिकल कंडीशन का इस्तेमाल किया गया। और पांचवी पीढ़ी के भाषा में और भी एक बात आपको ध्यान में रखना है कि इसका उपयोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और लॉजिकल प्रोग्रामिंग के लिए यूज होता है, यूज्ड इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड लॉजिकल प्रोग्रामिंग। प्रोग्रामिंग के लिए यूज होता है। इसका कुछ एक उदाहरण जान लीजिए। एक तो होगा लिस्प। लिस्प बोले तो आपका लिस्ट प्रोसेसिंग। सेकंड हो गया आपका एक प्रोलोग। अब हम लोग थोड़ा सा प्रत्येक भाषा को लेकर थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं, ठीक है। उनका आविष्कारक कौन था कि कौन नहीं था, ठीक है। जैसे थोड़ा सा इसको हम लोग थोड़ा टाइमलॉजी के हिसाब से चलेंगे, ठीक है। क्योंकि किसी भी चीज़ को यदि आप टाइमलाइन में पढ़ते हो, क्रोनोलॉजिकल पढ़ते हो, तो थोड़ा सा वो आसान हो जाता है। Some important computer languages. पहला जो शुरुआत होता है 1957 से। 1957 में जो हमारा जो भाषा आया था दैट इज कॉल्ड फोर्ट्रेन।
लेसन, ठीक है। और इसका आविष्कार किया था जॉन बेकस ने। फोर्ट्रेन के आविष्कारक थे जॉन बेकस। और दूसरा, ये वेरी फर्स्ट लैंग्वेज तो था ही, और ये वेरी फर्स्ट स्टैंडर्ड लैंग्वेज भी था, क्योंकि इसका मानकीकरण किया गया था। मतलब एक होता है ना कि जैसे आप मेजरमेंट में भी देखिएगा, स्टैंडर्ड यूनिट होता है, यानी जो पूरे वर्ल्ड में जिसका मान्यता होती है, ठीक उसी प्रकार से पहला लैंग्वेज था जिसका कंप्यूटर की दुनिया में, कंप्यूटर की लैंग्वेज दुनिया में इसका एक मानक स्थापित हुआ। और इसको करने वाला कौन था? एनसी, दैट इज अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट, ठीक है। ये स्टैंडर्डाइज किया गया था, स्टैंडर्डाइज्ड यानी मानकीकरण। कब हुआ था? 1966 में। किसके द्वारा? ठीक है, ये तो हम आ गया फोर्ट्रन के बारे में। अगला, और ये इसका प्रयोग किस क्षेत्र में होता था? अब मतलब आपसे पूछ सकता है कि वेरी फर्स्ट लैंग्वेज कौन था, तो भी ये था। वेरी फर्स्ट स्टैंडर्डाइज्ड लैंग्वेज भी कौन था, तो यही था। ठीक है, इसको हम लिख देते हैं। फर्स्ट लैंग्वेज फॉर कंप्यूटर प्रोग्राम, ठीक। दूसरा, इसका उपयोग होता था आपका एल्जेब्रा के लिए, ठीक है, एल्जेब्रिक सम के लिए। अब हमारा जो अगला है, अब हम पहुंचते हैं 1957 के बाद पहुंचते हैं 1958 में, डेट इज एल्गोल। इसका जो फुल फॉर्म होता है एल्गोरिथमिक लैंग्वेज। और इसका बेसिकली यूज होता था साइंटिफिक एंड इंजीनियरिंग वर्क्स के लिए। साइंटिफिक प्लस इंजीनियरिंग वर्क। अगला है, वी विल मूव टू 1958। लिस्ट बाय लिस्ट प्रोसेसिंग। इसको डेवलप करने वाले का नाम क्या था? डेट इज जॉन मैकार्थी। जो होता था मेनली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए, यूज इन एआई।
है, that is COBOL. It stands for Common Oriented Language. Common Business और इसको डेवलप करने वाले थे अमेरिकन कंप्यूटर साइंटिस्ट जिनका कि नाम था ग्रेस हुपर। ग्रेस हुपर। और जिसके नाम में ही आपका छुपा हुआ बिजनेस, ठीक है, यानी फॉर बिजनेस पर्पज, कमर्शियल बोलिए। दैट इज, इसका की फुल फॉर्म है, काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है, कई लोगों को इसमें भूलने की दिक्कत होती है, इसको आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। दैट इज बिगिनर्स ठीक है, इसका आविष्कारक थे जॉन जॉर्ज कैमी और थॉमस यूजीन। ठीक है, जॉन जॉर्ज, थोड़ी सी गलती हो गई यहाँ पर, इसके आविष्कारक थे जॉन जॉर्ज एंड कमर्शियल यूज के लिए किया गया। ये वेरी इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, इसमें इंपॉर्टेंट बस यही है कि कौन, क्या और इसका फुल फॉर्म और कब आया। फिर भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, दैट इज फॉर कमर्शियल अगला है हमारा 1970, 6 साल के अंतराल के बाद एक और भाषा है, दैट इज पास्कल। अगला जो हमारा लैंग्वेज है, वेरी कॉमन, इसका बचपन से आप सुनते आए होंगे, डैट इज, अगर कई लोगों ने काम भी किया होगा इवन अपने स्कूली पीरियड के दौरान, दैट इज इन 1972, दैट इज सी। इसको किया था नोकिया बेल्स लैब्स में इसका आविष्कार हुआ था और करने वाले थे डेनिस रिची। डेनिस, ये बेसिकली सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए इस्तेमाल होता है। अगला है हमारा कोमाल, दैट इज इन 1973। ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है कॉमन एल्गोरिथमिक लैंग्वेज।
कॉमन इसको करने वाले थे बेंडिक लॉबस्टर और ब्रॉच क्रिस्टनसन। बेनेडिक्ट लॉबस्टर, बेनेडिक्ट लॉ इसको करने वाले थे, ये भी आपका नोकिया बेल्स लैब में किया गया था और इसका आविष्कार करने वाले थे बजारने स्टोरस्ट्रुप। ठीक है, बजारने अगला जो आया जावा, ये भी वेरी पॉपुलर है, जिसपे काफ़ी गेम्स भी बने हैं। ठीक है, जो पहले इसी में आते थे। नाइन्टी 95 दैट इज जावा। इसको करने वाले थे जेम्स गॉसलिंग। ये वेरी इंपॉर्टेंट है। 1995 में ही आया था, दैट इज रूबी। ठीक है, इसको करने 'Masumoto'. So these are the languages that we have known so far. इनके आपको प्रत्येक वर्ष कब आया है और इसका आविष्कारक का नाम कम से कम आपको मतलब कंठस्थ रखना है। ठीक है, तो ये हमारा रहा आज का चैप्टर और उम्मीद करता हूँ ये कंप्यूटर लैंग्वेज आपको समझ में आया होगा। मतलब जिस भाषा